निवेदिता हिंदी एवं विधिक कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अगली कड़ी में अपकृत्य विधि के कुछ खास प्रश्नों पर मैं शॉर्ट में चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले लूँगा मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। सबसे पहले जनरल एक्सेप्शन ऑफ टोर्ट, अपकृत्य के सामान्य अपवाद बचाव। जहां एक पक्षकार वादी के रूप में दावा कर रहा है तो प्रतिवादी के रूप में क्या बचाव मिलेगा। इस प्रश्न में हम प्रतिवादी को बचाएंगे। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, सबसे पहले सहमति से किए गए कार्य। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया सहमति से किए गए कार्य, जहां एक व्यक्ति किसी कार्य को अपनी सहमति से कर रहा है और अगर वो नुकसान उठाता है तो इसके लिए जो है प्रतिवादी जिम्मेवार नहीं होगा, प्रतिवादी को बचाव मिलेगा। रेलवे का फाटक बंद है और फिर भी नीचे से निकल रहा ट्रेन आ गई, घायल हो गया, रेलवे जिम्मेवार नहीं है। इसी प्रकार से अपनी सहमति से काम करना, उड़ता तीर पकड़ लिया, आप कहते हैं घायल हो गया, बचाओ बचाओ बचाओ, तो उड़ता तीर पकड़ा ही क्यों। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, लिखना नहीं है, समझने के लिए। एक व्यक्ति के घर के ठीक सामने एक व्यक्ति बैल रखता था जिसके सींग यूं करके यूं घुमावदार थे। अब सामने वाला व्यक्ति हमेशा सोचता कि मेरा माथा जो है उसके सींग में जा सकता है या नहीं जा सकता। और एक दिन विचार करके उसने सुंदर से जो सींग थे अपना माथा डाल दिया, घुस तो गया, अब निकला नहीं तो कभी बैल ने इधर पटका कभी उधर पटका, जगह जगह चोटें आई। तो लोगों ने पूछा ये क्या हुआ, तो उसने जवाब दिया कि गिड़गिड़ाहट तो मिट गई, चरचराहट रह गई। यहां पर उसे जो चोटें आई है बैल के मालिक से वो प्राप्त जो है हर्जाना नहीं कर सकता। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। लेकिन 5 परिस्थितियों में प्रतिवादी जिम्मेवार नहीं होगा, जहां सहमति वास्तविक नहीं है। दूसरे शब्दों में क्षति का भय दिखाकर ली गई सहमति नहीं मानी जाएगी। तथ्यों के भ्रम में दी गई सहमति नहीं मानी जाएगी। बालक, पागल या नशे में उन्मुक्त व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति नहीं मानी जाएगी। नंबर 1, जहां सहमति वास्तविक नहीं है, प्रतिवादी को बचाव नहीं मिलेगा। नंबर 2, सहमति अवैध कार्यों के लिए नहीं होनी चाहिए। जो कार्य शुरू से इलीगल है आप सहमति देकर वैध नहीं बना सकते। बीकानेर ड्राई एरिया शराबबंदी है, आप सहमति देकर उसको वैध नहीं बना सकते। रेप के मामले, चोरी के मामले सहमति देकर आप वैध नहीं बना सकते। जो कार्य शुरू से ही गैर कानूनी है आप सहमति देकर उसको गैर जो है कानूनी है उसको आप कानूनी नहीं बना सकते। नंबर 3, सहमति असावधानीपूर्ण कार्यों के लिए नहीं हो सकती। आपने नाई से कटिंग का कहा, उसने मोड़ा कर दिया। आप दर्जी को पैंट का नाप देकर आए, उसने हाफ पैंट बना दी। असावधानीपूर्ण कार्यों के लिए प्रतिवादी जो है उत्तरदायी होगा। अपवाद का लाभ नहीं मिलेगा। डॉन वर्सेज हैमिल्टन के मामले में एक महिला जिसको पता था कि ड्राइवर जो है शराब पिए हुए, उसने लिफ्ट मांगी और बैठ गई। कार का एक्सीडेंट हुआ, महिला को चोटें आई, ड्राइवर मारा गया। उसने हर्जाने के लिए वाद दायर किया तो ड्राइवर की पत्नी की ओर से यह कहा गया कि साहब इसने वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, इसको पता था, जानबूझकर ये क्यों बैठी जब इसको पता था ड्राइवर नशे में है। तो कोर्ट ने कहा जहां असावधानीपूर्ण कृत्य है वहां पर आप वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का लाभ नहीं ले सकते।
अतः हर्जाना दिया गया। इसी प्रकार से स्लेटर वर्सेस क्ले क्रॉस कंपनी रेलवे की सुरंग वाला मामला, वादिनी एक महिला जो रेलवे कंपनी की उसकी जो रेल थी एक सुरंग पार कर रही थी, संकरी जो है सुरंग थी उसको पार कर रही थी। उसी समय नौकरों द्वारा जो रेल चलाई जा रही थी वो तेज थी, महिला को टक्कर लगी और गंभीर रूप से घायल हो गई। चूंकि रेलवे ने ये निर्देश दे रखा था कि जब भी ट्रेन सुरंग से गुजरे गाड़ी की गति को, रेल की गति को धीरा रखे और हॉर्न सीटी बजाते हुए निकले, दोनों ही काम नहीं किया। महिला को आई चोट के लिए रेलवे जिम्मेवार है। जहां असावधानीपूर्ण कृत्य है, वादी वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का लाभ नहीं ले सकता। इसी प्रकार से बचाव के कार्य, हैंस वर्सेस हॉटवुड कांस्टेबल वाला मामला, घोड़े सार्वजनिक मार्ग पर बिदक गए, उसने नियंत्रित करने का प्रयास किया, घोड़े तो नियंत्रित कर लिए लेकिन खुद घायल हो गया। कोर्ट ने कहा था वादी बचाव के कार्य कर रहा है, प्रतिवादी जो है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी, प्रतिवादी बचाव नहीं ले सकता। तथा नंबर 5, खतरे की जानकारी और खतरे की सहमति होना में अंतर है। स्मिथ वर्सेस बेकर, लोहे के टुकड़े ले जाने वाला, बड़े बड़े पत्थर ले जाने वाला मामला। इस मामले में वादी जो था एक पत्थर काटने वाले कारखाने में काम करता था। जब बड़े बड़े पत्थर ले जाए जा रहे थे तो उस समय सूचना दे दी जाती थी ताकि उसके नीचे जो काम करने वाले श्रमिक हैं वो हट जाए। प्रस्तुत मामले में सूचना दिए बगैर ही पत्थर रवाना कर दिया और वो गिर गया, जिससे वादी घायल हो गया। तो ऐसी स्थिति में पत्थर काटने वाले कारखाने के मालिक की ओर से कहा गया कि साहब इसको पता है कि जब पत्थर ले जाए जा रहे हैं तो इसको अलग हटना चाहिए था। तो कोर्ट ने कहा आपने जानकारी नहीं दी। खतरे की जानकारी होना और आपकी सूचना देने के बावजूद भी वो खड़ा है कि मेरा शरीर वाउंड प्रूफ है, कुछ नहीं होगा, और चित हो गया तो बात अलग है। अन्यथा खतरे की जानकारी होना या खतरे के लिए सहमत होना, इसमें अंतर है। तो आपने पहला बचाव देखा कि जहां सहमति से किए गए कार्य है वहां पर प्रतिवादी को बचाव मिलेगा, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। लेकिन इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है। नंबर 1, जहां सहमति वास्तविक नहीं है, क्षति के भय, तथ्यों के भ्रम, इसी प्रकार से पागल, नशे में उन्मुक्त बालक द्वारा दी गई सहमति नहीं मिलेगी। जहां सहमति अवैध कार्यों के लिए है, जहां सहमति असावधानीपूर्ण कार्यों के लिए है, वहां पर प्रतिवादी जो है, वादी नहीं प्रतिवादी वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का लाभ नहीं ले सकता। तथा जहां बचाव के कार्य है वहां पर भी प्रतिवादी वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का लाभ नहीं ले सकता। खतरे की जानकारी तथा खतरे की सहमति में अंतर है। स्मिथ वर्सेस बेकर, वहां पर भी प्रतिवादी वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का लाभ नहीं ले सकता। इसी प्रकार से मैं दूसरा एक्सेप्शन लूंगा, एक्ट ऑफ स्टेट, राज्य कृत्य। राज्य कृत्य हमेशा राज्य की आज्ञा के अनुसार किया जाता है या कार्य हो जाने के बाद राज्य द्वारा उसका समर्थन कर दिया जाता है। एक्ट ऑफ स्टेट हमेशा किसी विदेशी के शरीर या संपत्ति के विरुद्ध होते हैं। एक्ट ऑफ स्टेट हमेशा विदेशी शरीर और विदेशी संपत्ति के विरुद्ध होते हैं। जो राज्य यानी शासक के कर्मचारी द्वारा किए जाते हैं। ध्यान से समझना, यदि देखिए एक्ट ऑफ स्टेट इन शॉर्ट में राज्यकृत, जो राज्य की आज्ञा के अनुसार हो या राज्य कृत्य जो है हो जाने के बाद में राज्य द्वारा अनुसमर्थन कर दिया है, एक्ट ऑफ स्टेट है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है विदेशी शरीर और विदेशी संपत्ति के प्रति होते हैं। भारतीय जाबाज पाकिस्तान की बस्ती पर बम फेंक रहा है,
या चीन की बस्ती पर बम फेंक रहा है, भारतीय कोर्ट में उसके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलेगा। और वही भारतीय सैनिक भारतीय बस्ती पर बम फेंक रहा है तो उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। ध्यान रहे, एक्ट ऑफ स्टेट हमेशा विदेशी शरीर और संपत्ति के प्रति होता है। बुरन वर्सेज डेनमान के मामले में एक जनरल ने कैप्टन डेनमान के विरुद्ध जो है अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर स्थित गुलामों की हब्सियों की बस्तियों को जलाने के कारण उसके ऊपर मुकदमा चला। जब उसने ऐसा किया था तब उसके पास में कोई ऑर्डर नहीं था, लेकिन बाद में उसके कार्य को जो है कैप्टन डेनमान के कार्यों को स्वीकृति मिल गई, एक्ट ऑफ स्टेट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तंजौर राज्य का मामला, तंजौर राज्य का राजा जो था वह निसंतान मर गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अधिघोषणा जारी करके तंजौर राज्य के राजा की संपत्ति को हड़प लिया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने एक सर्कुलर जारी कर रखा था कि अगर कोई व्यक्ति निसंतान है तो अपनी वसीयत करके मरे, लेकिन तंजौर राज्य का राजा निसंतान था, वसीयत किए बगैर मर गया तो उसकी संपत्ति को हड़प लिया गया। तो तंजौर राज्य के राजा की विधवा ने संपत्ति अपनी होने का दावा किया तो कोर्ट ने कहा एक्ट ऑफ स्टेट है, विदेशी के प्रति अंग्रेज जो है भारतीय राजा की संपत्ति को हड़प ली, हमारे लिए अंग्रेज विदेशी और अंग्रेजों के लिए हम विदेशी थे, विदेशी के प्रति कृत्य है, यह एक्ट ऑफ स्टेट की श्रेणी में आएगा। एक और केस है स्टेट ऑफ सौराष्ट्र वर्सेज मेनन हाजी इस्माइल, ये केस आप पढ़ लेना। इसी प्रकार से तीसरा सामान्य बचाव है जहां प्रतिवादी को बचाव मिलेगा, एक्ट ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता जनित कार्य। आवश्यकता जनित कार्य, ऐसी परिस्थिति आन पड़ी है कि बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि कारित की जा सकती है, वहां पर प्रतिवादी को बचाव मिलेगा। खुले समुद्र में ऐसी परिस्थिति आन पड़ी है कि जहाज के कप्तान को वजन कम करना जरूरी था, उसने सामान उठा कर फेंक दिया। अब एक व्यक्ति कहता है कि मेरे सामान में 5 करोड़ के हीरे थे, हर्जाना दीजिए, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि परिस्थिति ऐसी आन पड़ी थी कि वजन को कम करना जरूरी था, फेंक दिया। क्योंकि कोर्ट ने कहा जान से ज्यादा माल की कीमत नहीं हो सकती। 100 झोपड़े 2 में आग लग गई, अगर 2 को नहीं गिराया गया तो 100 के 100 स्वाहा हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में एक नौजवान ने 2 झोपड़ों को गिरा दिया, तो जिनके झोपड़े गिराए उन्होंने कहा साहब हमारे झोपड़े गिरा दिए, हर्जाना दिलवाइए। गिराने वाले से कोर्ट ने कहा नहीं मिलेगा। बड़ी हानि को टालने के लिए छोटी हानि की जा सकेगी, प्रतिवादी को बचाव मिलेगा। जहाज को समुद्र में इधर घुमाया 500 मरेंगे, और जहाज को कैप्टन ने इधर घुमाया 5 मरेंगे। पास में नाव चल रही थी, इधर घुमाने में अगर 5 मर गए, 500 को बचाने में, तो जहाज के कप्तान के विरुद्ध मुकदमा नहीं बनेगा। अधिकतम हानि को टालने के लिए कारित की गई छोटी हानि एक्शनेबल नहीं है, अभियोज्य नहीं है, आवश्यकता जनित कार्य है, वहां प्रतिवादी को बचाव मिलेगा। इसी प्रकार से अवश्यम भावी घटनाएं ऐसी घटनाएं अपरिहार्य इनविटेबल एक्सीडेंट कहलाती है, जिसे साधारण बुद्धि का व्यक्ति उन परिस्थितियों में आवश्यक सावधानी या सतर्कता बरतने के बावजूद भी रोक नहीं सकता, जिससे वो घटित होती है। ऐसी घटनाएं जो है उसका प्री कैलकुलेशन, पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तथा इसमें कोई आशय नहीं होता है। ऐसी घटनाएं 2 प्रकार की होती है, विस मेजर, प्राकृतिक कारणों से, आंधी बाढ़ तूफान आदि, और दूसरा मानवीय कारणों से। कब एक मानवीय कृत्य इनविटेबल एक्सीडेंट में आएगा? बिना आशय के, विधि सम्मत तरीके से है, तो एक मानवीय कृत्य भी जो है इनविटेबल एक्सीडेंट में आएगा। ध्यान से समझना कि मिस्टर एक्स ने घर पर बैठकर केले खाए और सावधानी सतर्कता बरतते हुए उसने केले के छिलकों को घर के बाहर डस्टबिन में डाला।
उधर से एक गाय आई, डस्टबिन में मुंह डाला और केले के छिलके को बाहर निकाला। उसको पसंद नहीं आया, वो आगे चली गई। पीछे से एक व्यक्ति आया, केले के छिलके पर उसका पांव पड़ा और पांव फिसल गया और उसे चोटें आई। केले खाने वाला यहां पर जिम्मेवार नहीं है। एक मानवीय कृत्य जो है कब इनविटेबल एक्सीडेंट के रूप में माना जाएगा? जब बिना आशय के है, लॉफुल मीन एंड मैनर से किया जाए। तो ऐसी स्थिति में एक मानवीय कृत्य भी जो है इनविटेबल एक्सीडेंट माना जाएगा। ब्राउन वर्सेज कैंडाल, वादी और प्रतिवादी के कुत्ते लड़ रहे थे, मैं इन शॉर्ट में बता रहा हूं। तो वादी और प्रतिवादी के कुत्तों में प्रतिवादी जो है कुत्तों को छुड़ाने के लिए उनको मार रहा था। अब पीछे से वादी गया कि देखता हूं ये अपने कुत्ते को मार रहा है या मेरे कुत्ते को। अब उसको क्या पता कि वादी जो है पीछे से आ रहा है। उसने कुत्तों को छुड़ाने के लिए जैसे ही उसके हाथ में जो साधन था, लकड़ी थी, उसने ऐसे पीछे किया तो पीछे वादी था, उसकी आंख में चोट आ गई। यहां पर न्यायालय ने कहा प्रतिवादी जो है नुकसानी प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से फर्डन वर्सेज हारकोर्ट सैलून कार वाला मामला, वादी जो है प्रतिवादी जो है अपनी सैलून यानी बंद जो गाड़ी थी उसमें अपने कुत्ते को बंद करके सामान लाने चला गया। अब एक व्यक्ति कार के पास से गुजर रहा था तो कार के अंदर जो कि कार कांच के जो दरवाजे थे वो बंद थे और वो अंदर बैठा बैठा ही जो पास से निकल व्यक्ति गुजर रहा था उसकी तरफ अंदर बैठा बैठा ही भौंका, हाँ। तो उसके पंजों से कार के जो कांच थे वो टूट गए और वादी की आंख में चले गए। यहां पर मामला इनविटेबल एक्सीडेंट का माना और हर्जाना नहीं दिलवाया गया। तो आप वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, एक्ट ऑफ स्टेट और आवश्यकता जनित कार्य और छोटे छोटे कार्य, चौथा क्या है? तुच्छ कार्य। ऐसे कार्य जहां सामान्य विवेकशील व्यक्ति जिस बात की ओर ध्यान नहीं देता है, कोर्ट भी ध्यान नहीं देगा। फूल तोड़ लिया, इसी प्रकार से पेन उठाकर नाम लिख लिया, छोटे छोटे कार्य, प्रतिवादी को बचाव मिलेगा। लेकिन इसका भी अपवाद है, प्रतिवादी को बचाव नहीं मिलेगा जहां साइलेंस जोन में हॉर्न बजाना मना है। ऑपरेशन थिएटर में चप्पल ले जाना, लेकर चला गया तो वहां पर प्रतिवादी लाइबल है। फूल तोड़ना अपराध है, लिख दिया, वहां तोड़ लिया तो लाइबिलिटी आ जाएगी। इसी प्रकार से जहां मना किया हुआ, थूकना मना है, अस्पताल परिसर में रोटरी क्लब 50 रुपए जुर्माना, तो वहां पर प्रतिवादी को जहां छोटे छोटे कार्य प्रोहिबिटेड कर दिए गए, मना कर दिए गए हैं, वहां पर प्रतिवादी उत्तरदायी होगा। तो आपने देखा 4 मैंने बचाव आपको विशेष बताए हैं। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, दूसरा एक्ट ऑफ नेसेसिटी आवश्यकता जनित कार्य, तीसरा तुच्छ कार्य और चौथा एक्ट ऑफ स्टेट आदि आदि। इसी प्रकार से मैं बस अब 5 मिनट और लूंगा। अगला प्रश्न है मेरा क्षति की दूरवर्तीता का सिद्धांत। एक व्यक्ति को सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। जिन कार्यों की एक व्यक्ति कार्य और कार्य से उत्पन्न परिणामों की प्री कैलकुलेशन कर सकता है, वहां तो क्षति निकटस्थ मानी जाएगी और व्यक्ति लायबल होगा। और जिस कार्य की हम कल्पना ही नहीं कर सकते उसके लिए उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, क्षति दूरवर्ती मानी जाएगी। इसे ही रिमोटनेस ऑफ डैमेजेज। एक व्यक्ति ने चलती कार का दरवाजा खोला, पास से मोटरसाइकिल वाला गुजर रहा था, गिर गया, चोट आई, कार वाला उत्तरदायी है उपेक्षा के लिए। लेकिन उस मोटरसाइकिल वाला जो है उसकी गाड़ी स्लिप हो गई, वहां पर उसकी स्लिप होकर जो है मोटरसाइकिल एक दुकान में घुस गई। वहां पर पकोड़े बनाए जा रहे थे, उसकी कढ़ाई गिर गई। कढ़ाई गिरने से वहां पर एक कुत्ता सो रहा था, गरम तेल ने उस कुत्ते को जैसे ही छुआ वो चौंक कर उठा। तो वहां पे 2 आदमी चल रहे थे, उनको काटने के लिए दौड़ा। आदमी उस कुत्ते से बचने के लिए भागे तो कार के नीचे आ गए। कार वाले ने बचाने के लिए
एक तो घायल हो गया लेकिन बचाया, तो एक दुकान में घुस गया, 108 को बुलाया तो 108 आ रही है, तो उसने भी एक व्यक्ति को, यानी कार्य और कार्य से उत्पन्न परिणामों की जहां कल्पना की जा सकती है, प्री कैलकुलेशन, क्षति निकटस्थ है, व्यक्ति उत्तरदायी है। लेकिन जहां कार्य और कार्य से उत्पन्न परिणामों की हम प्री कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्षति दूरवर्ती मानी जाएगी और हरजाना नहीं मिलेगा। अब आप इसको पढ़ लेना, सरल है, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छी पुस्तक से आप अध्ययन कर लेना। इसी प्रकार से जो है संयुक्त अपकर्ता जॉइंट टोट फीचर्स, ध्यान से समझना कि जैसा कि टाइटल बता रहा है कि जब कोई अपकृत्य दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी सामान्य आशय की पूर्ति के लिए करते हैं तो उन्हें जॉइंट टोट फीचर्स कहते हैं। सामान्य आशय प्लस योगदान इज इक्वल टू लायबिलिटी, यानी सामान्य आशय दो या दो से अधिक व्यक्ति, 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई, 5 जनों ने मिलकर मिस्टर एक्स को पीटा, सभी के सभी जो है मिस्टर एक्स को पीटने के लिए लायबल हो जाएंगे, क्योंकि उनका मीटिंग ऑफ माइंड एक हो गया। प्लस योगदान, एक कह रहा है मार मार, 2 जने उसको मुक्के मार रहे हैं, एक लठ ला कर दे रहा है, और एक, क्योंकि देखिए ए बी सी डी ई, 5 के 5 मिस्टर एक्स को पीटने के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। अतः एक कहेगा साहब मैंने तो केवल जोश ही दिलाया था, बी कह रहा था मुक्का तो सी ने मारा, मैंने तो केवल चूंटिया ही मोड़ा था, ऐसा आप बचाव नहीं ले सकते। जॉइंट टोट फीचर्स, सबसे बड़ी बात यह है अपकृत्य करने में आशय सामान्य होना चाहिए। ऐसा आशय सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। आशय सामान्य है, सभी जो है संयुक्त अपकर्ता माने जाएंगे, तथा ऐसे संयुक्त अपकर्ता आशय की पूर्ति हेतु पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से योगदान दे रहे थे। सभी के सभी जो है पीटने के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। 4 व्यक्तियों में से एक आदमी एक्स को पीटता है, वाई लकड़ी ला कर देता है, जेड कहता है मार मार, सभी उत्तरदायी होंगे। संयुक्त दायित्व के संदर्भ में अपकर्ताओं की फिजिकल प्रेजेंस प्रत्येक मामले में आवश्यक नहीं है। 3 पक्के वायले LLB फर्स्ट ईयर के, अब मंत्री जी को उड़ाना है तो गंगानगर वाला बम भेज रहा है, बीकानेर वाला रात्रि में बम को फिट कर रहा है, मंत्री जी सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं और नागौर वाला मित्र रिमोट लेकर बैठा है, गाने दो मंत्री जी को। जैसे ही मंत्री जी नागौर रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रहे हैं, उसने रिमोट से गाड़ी को उड़ा दिया। बम भेजने वाला, बम फिट करने वाला और बम को उठाने वाले तीनों ही जो है मंत्री जी की हत्या के लिए उत्तरदायी होंगे। तो फिजिकल प्रेजेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इस प्रकार आपने देखा, यदि कोई व्यक्ति किसी दोषपूर्ण या अनुचित कृत्य में सहायता करते हैं, निर्देश देते हैं, तो भी वे कानून की दृष्टि से संयुक्त अपकर्ता माने जाते हैं। अतः इनका कोज ऑफ एक्शन समान होता है, मिक्स्ड और पृथक होता है। संयुक्त अपकर्ता एक मुक्त हो गया तो दूसरा स्वतः ही मुक्त हो जाएगा, और एक फंस गया तो हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो इस चैप्टर को आप पढ़ना बहुत ही अच्छा है, एक रीडिंग लगा लेना। इसका जिस्ट मैंने आपको दे दिया है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, निश्चित रूप से जो है आपको मदद मिलेगी। और चलते चलते लास्ट में ट्रेसपास टू बॉडी, शरीर के प्रति अनुचित कृत्य 4 प्रकार के हैं, आक्रमण, असॉल्ट, प्रहार, अंगभंग और मिथ्या कारावास। तो ध्यान से समझना, हमला क्या है और प्रहार क्या है। प्रहार किसी व्यक्ति के शरीर को उसकी इच्छा के विरुद्ध वास्तविक रूप से आघात पहुंचाना, क्रुद्ध होकर बदले की भावना या अभद्र तरीके से छूना प्रहार है।
बिना किसी विधिक कारण के किसी व्यक्ति के शरीर पर बल प्रयोग करना प्रहार है, मारपीट माना जाता है। चाहे वह बल प्रयोग का ढंग या मात्रा कितना ही कम क्यों न हो, प्रहार माना जाएगा। सामान्य के अनुसार बिना विधिक औचित्य के किसी व्यक्ति के शरीर के प्रति जानबूझकर या इरादे से बल प्रयोग करना प्रहार कहलाता है। हमला की जहां तक बात है, विनफील्ड के अनुसार आक्रमण प्रतिवादी का वह कार्य है जो वादी के मन में युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न कर देता है कि प्रतिवादी उसके ऊपर प्रहार करने वाला है। सामान्य के अनुसार बिना औचित्य के किसी व्यक्ति के शरीर के प्रति आशयपूर्वक बल का प्रयोग आक्रमण है। हमला लठ लेकर पीछे भाग रहा है, मारो 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 मारो, यह हमला है। और मार दी, ठोक दी, यह प्रहार है। तथा हमला और प्रहार में अंतर क्या है कि आक्रमण में भाव, भंगिमा, भय और प्रहार की आशंका होती है, जबकि प्रहार में इन तत्वों के अतिरिक्त प्रहार पूर्ण हो जाता है। आक्रमण में धमकी होती है, जबकि सम प्रहार में स्पर्श मुख्य तत्व है। आक्रमण में दूसरे व्यक्ति की भौतिक स्थिति तथा युक्तियुक्त दूरी को भी देखा जा सकता है, परंतु सम व्यवहार में या सम प्रहार में स्पर्श हो जाने के कारण इन बातों का कोई महत्व नहीं रहता है। विकलांगीकरण या अंगभंग, इस प्रकार आपने देखा, ये छोटे छोटे हैं, आप रीडिंग कर लेना। मेरा अपकृत्य विधि के रूप में यह विशेष प्रयास रहा है। उम्मीद है आप लोगों को यह बहुत कुछ जो है सिखाएगा। मेरा ये प्रयास रहा है। पुनः मैं निवेदन करूंगा कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा हूं, लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि विधि के क्षेत्र में अन्य विषयों की जानकारी के लिए आपको अच्छे अच्छे विधिक वीडियो जो है आपको पहुंच सके। इसी शुभकामनाओं के साथ गुरु ग्रह पठन गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।